एक जमाना था जब शाम के 8 बजे पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ जाता था सिर्फ एक शो के लिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुलधाम सोसाइटी के हर किरदार जैसे अपने ही घर का हिस्सा बन गए थे। पर आज वही शो जो कभी सबका फेवरेट हुआ करता था, वो शो धीरे धीरे एकदम बोरिंग हो चुका है और बिल्कुल भी अब रिलेटेबल नहीं लगता है। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आखिर ऐसा क्या बदल गया है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहले जैसा नहीं रहा। तो देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का डाउनफॉल तो चल रहा है, ठीक है। ऑडियंस उसको देख रही है, वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर देख रही है, एक आदत बन चुकी है इसलिए देख रही है, कोई और रीजन नहीं है उसको देखने के पीछे। तो ऑलरेडी कई सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हमारी वीडियो एकदम यूनिक रहने वाली है क्योंकि हम लोग ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे ना जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कम बात की गई है वीडियोज में यूट्यूब पर। तो देखो, सबसे पहली बात, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का मेन कोर स्टोरी लाइन था ना, वो नॉर्मल स्टोरीज को दिखाएंगे जिसमें मोरल लेसन देंगे और भर भर के कॉमेडी डालेंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को चुना, मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स को चुना और साथ ही में एक ऐसी चीज को चुना जिसने सबसे ज्यादा रिलेट किया लोगों से, और वो थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि हमारे इंडिया की खासियत भी है। और साथ ही में एक और चीज आप लोगों ने देखी होगी कि जब तारक मेहता शो की शुरुआत हुई थी तो उसमें कोई भी बंदा ओवर एक्टिंग नहीं करता था, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो तो उसमें आपको कम से कम आधे से ज्यादा कैरेक्टर ऐसे मिल जाएंगे जिनको देख के पता चलता है कि भाई कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। इवन बड़े लोग भी उनकी एक्टिंग को देख के एनॉय हो जाते हैं। तो ये जो उनका कोर स्टोरी लाइन था कि सिंपल स्टोरीज को दिखाएंगे, मोरल लेसन के साथ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को रखेंगे, वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया। तो ये चेंज आया कैसे? इस चेंज की शुरुआत तब होती है जब उन लोग सेम स्टोरी लाइंस को बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पोपटलाल की शादी वाला आप स्टोरी लाइन देख लो, वो स्टोरी लाइन हम लोग कितने बार देख चुके हैं। सबसे ज्यादा क्रिंज तो मुझे वो लगा था जब पोपटलाल की शादी वगैरह फिक्स होते रहती है, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कहानी आगे बढ़ जाती है, फिर पता चलता है वो सपना देख रहा था। ये सबसे घटिया स्टोरी लाइन थी और इससे ज्यादा घटिया आप कुछ नहीं कर सकते टीवी शो में कि भाई आप पूरी की पूरी स्टोरी लाइन दिखा दो, ऑडियंस को पूरा का पूरा आप तैयार कर दो, उसके बाद आप ऐसा बोल दो कि भाई सपना था। भाई ये क्या होता है? मतलब आप अच्छा खासा कहानी को बिल्डअप किए हो, अच्छे खासे पॉइंट पर उसको लेकर गए हो, आपने उसके ऊपर डेडिकेटेड 8-10 एपिसोड बना डाले, फिर पता चला वो सपना था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई उन लोग रेपिटेटिव स्टोरी लाइंस का यूज कर रहे हैं और साथ ही में कई ऐसे प्लॉट्स का यूज कर दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है। मतलब विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इतना भी कैसे हो सकता है। थोड़ा बहुत समझ में आता है, जैसे पोपटलाल की शादी अभी तक कैसे नहीं हो रही है भाई। आप अगर एक मैरिज ब्यूरो में बात करके रखते हो ना तो एक महीने के अंदर आपके पास कम से कम 10 से 12 प्रपोजल आ जाएंगे, लेकिन भाई ये बंदे की शादी आज तक नहीं हुई जबकि इसने इतने सारे मैरिज ब्यूरो में कॉन्टेक्ट कर रखे। तो ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गया। दूसरा इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि कैरेक्टर्स की कोई ग्रोथ ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो टप्पू सेना पहले जैसी थी वो आज भी वैसी ही है, ठीक है। पहले भी उन लोग क्रिकेट खेला करते थे, मस्ती किया करते थे, वो आज भी क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं। ऐसा दिखाया ही नहीं जा रहा कि भाई वो मैच्योर हो गए हैं। सबसे बड़ा इशू तो तारक मेहता शो का मुझे टप्पू सेना ही लगता है। वो बचपन में तो चलो इमेच्योर था, बचपन में समझ में आता है, ठीक है, बचपन में सभी इमेच्योर होते हैं, जैसा भी वो थे वो नॉर्मल था, लेकिन जब इन लोग बड़े हो चुके तो भी इनकी बहुत सारी हरकतें वैसी ही हैं। और साथ ही में इनके क्रिंजी डायलॉग्स, भाई कैसे कैसे डायलॉग्स मारते रहते हैं इन लोग। आई थिंक सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ध्यान देने की जरूरत है तो आई थिंक वो टप्पू सेना के कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इनको एक दूसरे से अलग करो भाई, जॉब पे लगाओ इनको, अब मैच्योर करो भाई, क्या कर रहे हो। और दिक्कत टप्पू सेना के ही साथ नहीं है ग्रोथ की दिक्कत यहाँ पे अय्यर बबीता के भी साथ है। तारक मेहता का कैरेक्टर, अंजलि मेहता का कैरेक्टर पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, मतलब कोई चेंज नहीं आया है। ना तो किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ना तो किसी नई फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी जैसे एक स्टोरी लाइन चल रही थी जिसमें एक नई फैमिली को इन लोग इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन थोड़ा बहुत एपिसोड चलेगा फिर पता चलेगा कि भाई फैमिली नहीं आने वाली है, तो बस खत्म, यही बोल के लास्ट में खत्म भाई स्टोरी लाइन। क्या भाई इतना बात का बतंगड़ बनाया, राई का पहाड़ बनाया और स्टोरी लाइन वहीं पे खत्म। अब आप इस चीज को समझो भाई, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कोई नया मेहमान आता ही नहीं है इतने टाइम तक। भाई मैं तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे आज तक पता नहीं कितने परिवार बदल चुके हैं भाई, मेरे पड़ोसी बदल चुके हैं, मेरे पड़ोसी के पड़ोसी बदल चुके हैं, लेकिन ये लोग जिस सोसाइटी में भाई सब लोग अभी तक साथ में है। चलो साथ में है, समझ में आता है, कोई नई फैमिली नहीं आ रही है वो भी समझ में आता है, कोई नया कैरेक्टर भी इन लोग नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। भाई किसी नए कैरेक्टर को लॉन्च करो यहाँ पे, ये अय्यर बबीता का बेटा है या फिर ये अंजलि मेहता और तारक मेहता की बेटी है, ऐसा कैरेक्टर को लॉन्च करो भाई। आप क्या कर रहे हो इतने टाइम से? इतने साल हो गए शो को, तकरीबन 17 साल हो गए शो को, और शो में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम लोग चेंज नोटिस कर सके, कोई भी ग्रोथ नहीं आया शो में। तीसरा इसमें सबसे बड़ा रीजन जिसके बारे में ऑलरेडी सब लोग बात कर चुके हैं वो है एग्जिट के बारे में, ठीक है। आप लोग जानते हो कि दया ने बहुत ही पहले शो को क्विट कर दिया था, दिशा वाकनी ने बहुत ही पहले शो को क्विट कर दिया था, चोडी ने भी शो को क्विट कर दिया है, अंजलि का भी रिप्लेसमेंट आ चुका है, इवन तारक मेहता का भी कैरेक्टर अब चेंज हो चुका है। लेकिन जो ऑडियंस थी ना वो सिर्फ कैरेक्टर से नहीं प्यार करती थी, उनके एक्टर से भी प्यार करती थी। देखो दो चीज होती है, एक आपको कैरेक्टर पसंद है, अगर आपको कोई कैरेक्टर पसंद है ना तो फिर अगर कोई उसको रिप्लेस करेगा और उसी लेवल की वो एक्टिंग कर दे तो आप उससे काफी ज्यादा अटैच्ड फील करोगे जैसे पहले फील करते थे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको एक्टर पसंद था तो फिर वो कैरेक्टर में कितना भी अच्छी एक्टिंग कर दे नया एक्टर, आपको नहीं पसंद आने वाला है वो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए पकड़ सकता हूँ सोडी को। भाई सोडी सबसे वीक कैरेक्टर लगता है मुझे आज के टाइम का, क्योंकि भाई उसकी एक्टिंग एकदम ओवर एक्टिंग लगती है, साफ साफ पता चलता है कि भाई कितनी एक्टिंग कर रहा है, भाई इतनी एक्टिंग मत कर भाई, अलग ही लेवल की ओवर एक्टिंग करता है भाई वो, उसका तो मुझे समझ में नहीं आता है कभी। इवन ऑडियंस ने आज के टाइम पे नए वाले तारक मेहता को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सोडी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई उस लेवल की
एक्टिंग ही वो नहीं कर पाता है उस लेवल का। ना तो वो गुस्सा दिखा पाता है, ना खुशी दिखा पाता है, उल्टा डरा डरा अलग रहता है। पहले वाला जो सोडी था वो डरा नहीं करता था कभी। बहुत ही अलग है इसका कैरेक्टर। आई डोंट थिंक इससे कभी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। तो ये और एक बात है कि भाई ऑडियंस को एक्टर्स ज्यादा पसंद थे। कैरेक्टर तो पसंद ही था, एक्टर्स भी पसंद थे, जिसके कारण ऑडियंस नए कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और शायद यही रीजन है कि दया की रिप्लेसमेंट नहीं लाई जा रही है, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस एकदम डिस्कनेक्ट कर जाए उससे और शो एकदम से खत्म हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे बड़े इशू के बारे में, और वो सबसे बड़ा इशू है फोर्स्ड एक्टिंग का। अब फोर्स्ड एक्टिंग से मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, जरा समझना इस बात को। जैसे अगर आप पहले की एक्टिंग देखो, पहले कैरेक्टर्स कैसी एक्टिंग करते थे और आज कैरेक्टर्स कैसी एक्टिंग करते हैं, साफ साफ देख के पता चलता है कि ये जबरदस्ती एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, सपोज मैं तुम्हें कोई एक काम देता हूँ, कोई नया काम देता हूँ जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। काम को तुम एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 1 साल करते हो, 2 साल करते हो, लेकिन तीसरे साल चौथे साल से तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये काम तो मुझे करना ही है। तो फिर उस काम को सिर्फ तुम काम की तरह करोगे, उसमें तुम्हारी नेचुरलिटी एकदम खत्म हो जाएगी। मतलब आप सिर्फ वो करने के लिए करते रहोगे। जैसे आज बाघा का कैरेक्टर टेढ़ा रहता है तो वो जानबूझ के टेढ़ा है, साफ साफ देख के पता चलता है। फिर आप सोडी का कैरेक्टर ले लो, वो भी ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स को इसमें देखकर लगता है कि भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। भिड़े का कैरेक्टर देख लो, भिड़े का कैरेक्टर पहले कंजूसी करता था तो थोड़ा बहुत देख के लगता था कि हाँ भाई गरीब है, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम उसे कंजूसी करते हुए देखते हैं तो उतना रिलेटेबल नहीं लगता है। वो काफी ज्यादा अनरिलेटेबल बन चुका है। ये अगला इशू है। ठीक है, शो काफी ज्यादा हमारे लिए अनरिलेटेबल इसलिए भी बन गया है क्योंकि उसमें अब फैमिलीज मिडिल क्लास नजर ही नहीं आती है। जैसे भिड़े के कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे, भिड़े के कैरेक्टर को कंजूस बनाया गया शो में। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है भाई, वो कैरेक्टर कंजूस था। लेकिन आज के टाइम पे जब वो कंजूसी वाली हरकतें करता है तो देख के लगता है भाई क्या है, इतने सालों से तू अचार पापा पड़ की डिलीवरी कर रहा है, इतने सालों से तू पढ़ा रहा है, बाद आपके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ कि आप साबुन वाबुन में भी कंजूसी करनी पड़ रही है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा इशू है कि शो को लॉन्च किया गया था एज अ सोसाइटी जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ उस मिडिल क्लास फैमिली के ठाट बाट इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। उनके घर वर आप देखोगे, कैमरा क्वालिटी भी चेंज हुई है। तो ये सब चेंज के कारण हमें देख के ऐसा लगता है कि भाई ये फैमिली तो काफी ज्यादा अमीर हो चुकी है। और अगर ये फैमिली इतनी ज्यादा अमीर हो चुकी है तो उनकी एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग ही लगेगी, हमें वो नेचुरल कभी भी लगने वाला नहीं है। और इस रीजन के कारण हमें काफी ज्यादा अनरिलेटेबल लगने लगा है तारक मेहता का शो। फिर इसमें अगला इशू आता है अनवांटेड मोरल लेसन्स का। ठीक है, देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ चीजें गलत होती हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं ना कभी कभी, जैसे वो चंपकलाल गड़ा ज्ञान का भंडार, वो सबसे ज्यादा ऐसा ज्ञान देता है भाई जिसकी हमें अब कोई जरूरत ही नहीं है। उतनी ज्यादा ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोर स्टोरी लाइन कॉमेडी थी, तुम कॉमेडी रखो, लेकिन तुमने कॉमेडी हटा दी है शो से, तो शो भी अब उतना ज्यादा अच्छा लोगों को नहीं लगेगा। और यही रीजन है कि आज के टाइम का जो यूथ है उसको वो शो काफी ज्यादा क्रिंज और इररिलेवेंट लगेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि भाई क्या शो को बचाया जा सकता है? तो देखो, शो को बचाया जा सकता है, इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इन्हें, जो तुम्हारी नई फैमिली वाली स्टोरी लाइन थी उसको लाओ भाई, उस नई फैमिली को लाओ। उस चीज में भी मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है कि भाई लोगों के पास इतना फ्री टाइम कैसे है कि इस नई फैमिली के स्वागत के लिए ये लोग खाना बना रहे हैं, ये लोग पूरा वेट कर रहे हैं बाहर, साथ में खड़े हैं भाई कि हम लोग स्वागत करेंगे। भाई हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर यूनिटी है, इतनी यूनिटी, इतना टाइम, इतने वेले हो तुम। यही चीजें देखकर मतलब वो एकदम इररिलेवेंट लगता है। आप नई फैमिली को इंट्रोड्यूस करो, नई प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद आप नए कैरेक्टर्स को भी लॉन्च कर सकते हो। जैसे तारक मेहता की बेटी हो गई, फिर अय्यर की बेटी हो गई या बेटा हो गया, उनको लॉन्च कर दो। ठीक है, टप्पू सेना में कुछ की शादी करवा दो, कुछ भी चीजें आप करवा सकते हो। बहुत सारी चीजें नहीं है जो आप करवा सकते हो, लेकिन आपकी स्टोरी लाइन तो वहीं अटकी पड़ी है, पोपटलाल की शादी। तो ये थे मेरे ओपिनियंस तारक मेहता शो को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।